आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो अ, सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं है। ये एक तरह से दौलत का सबसे बड़ा बंटवारा है जो शायद हमारे जीवन काल में होगा। बिल्कुल। इसे ऐसे सोचिए कि तीन बहुत बड़ी लहरें एक साथ आ रही हैं। हाँ। एक है सरकारों का मतलब बेतहाशा पैसा छापना, दूसरी है एआई की क्रांति जो सब कुछ बदल रही है। और तीसरी है टोकनाइजेशन, हर चीज को डिजिटल बना देने की तकनीक। और जब इतनी बड़ी ताकतें एक साथ आती हैं तो नतीजा सिर्फ बदलाव नहीं होता, नतीजा ये होता है कि पैसा कुछ हाथों से निकलकर दूसरे हाथों में चला जाता है। बिल्कुल। इतिहास गवाह है, जब भी ऐसा हुआ है कुछ लोग अविश्वसनीय रूप से अमीर हुए हैं और कई लोग वो पीछे रह गए क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। और आज हमारा मिशन ठीक यही है। हम इन स्रोतों में दिए गए आंकड़ों को, फैक्ट्स को गहराई से समझेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी जेब में रखा कैश चुपचाप अपनी कीमत क्यों खो रहा है और वो पैसा बहकर जा कहाँ रहा है। हाँ, तो हम कुछ खास बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जैसे 1971 के बाद से पैसे की कीमत कैसे लगातार गिरी है। अच्छा। फिर हम देखेंगे कि सोना, चांदी और तांबे जैसी चीजों की मांग अचानक इतनी क्यों बढ़ गई है। एआई का असल में कितना बड़ा असर है। हाँ, और जब ब्लैक रॉक जैसे बड़े खिलाड़ी क्रिप्टो में आते हैं तो उसका मतलब क्या है। और आखिर में इन सब से निपटने के लिए मतलब किस तरह की रणनीति का जिक्र है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन स्रोतों में बार बार 1971 का जिक्र आता है, जब राष्ट्रपति निक्सन ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया था। ये 50 साल से ज्यादा पुरानी खबर आज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि वो एक ऐतिहासिक मोड़ था। उस दिन से पहले कोई भी सरकार अपनी मर्जी से चाहे जितना पैसा नहीं छाप सकती थी। अच्छा। हर डॉलर के बदले उन्हें अपने खजाने में सोना रखना पड़ता था। एक तरह का अनुशासन था। लेकिन 1971 के बाद वो बंधन टूट गया। सरकारें असीमित मात्रा में पैसा छापने के लिए आजाद हो गई और उन्होंने ठीक वही किया जो कोई करता। और उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि पैसे की खरीदने की शक्ति मतलब परचेजिंग पावर लगातार कम होती गई। पिछले 50 सालों में डॉलर ने अपनी 87% से ज्यादा वैल्यू खो दी है। 87%? हाँ, मतलब 1971 में जो चीज आप $13 में खरीद सकती थी, आज उसके लिए आपको $100 देने पड़ेंगे। और ये तो पुरानी बात हुई। हाल के सालों में तो ये और भी तेज हो गया है। एक आंकड़ा तो वाकई चौंकाने वाला है। हाँ, कि जितने भी अमेरिकी डॉलर आज सर्कुलेशन में हैं, उनमें से 80%। 80%? जी, 80%। और वो भी सिर्फ 2020 से 2023 के बीच छापे गए। मतलब सिर्फ 3 सालों में? सिर्फ 3 सालों में। इसका आम इंसान पर मतलब हम पर क्या असर पड़ा? इसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ा, जिसे हम महंगाई कहते हैं। सरकारी आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन स्रोतों के अनुसार असली महंगाई कहीं ज्यादा है। पिछले 5 सालों में अमेरिका में 28.4% और यूके में 33.8%। इसे समझने के लिए स्रोतों में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो पाउंड वाला। हाँ, मान लीजिए 2020 में किसी के पास बैंक में 10,000 पाउंड कैश थे। आज उन पैसों से वो सिर्फ 7,180 पाउंड का सामान खरीद सकता है। मतलब लगभग 3,000 पाउंड हवा में ही उड़ गए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प तुलना भी है। अगर उसी व्यक्ति ने 2020 में कैश रखने की बजाय सोने में वो 10,000 पाउंड निवेश किए होते तो आज उनकी कीमत क्या होती? आज उन सोने की कीमत 25,000 पाउंड होती। 25,000 पाउंड। तो पैसा खत्म नहीं हो रहा है, वो सिर्फ अपनी शक्ल बदल रहा है। कैश से निकलकर असली संपत्तियों में जा रहा है। और लगता नहीं कि ये रुकने वाला है। अमेरिका पर $37 ट्रिलियन का कर्ज है। और वो हर साल सिर्फ उस कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए 1 से 2 ट्रिलियन नए डॉलर छाप रहे हैं। तो अगर कैश रखना एक हारने वाला खेल है, तो सवाल यह है कि स्मार्ट पैसा कहाँ जा रहा है? स्रोत सीधे तौर पर कमोडिटीज की ओर इशारा करते हैं, मतलब सोना, चांदी और तांबा। ऐसी चीजें जिन्हें सरकारें छाप नहीं सकती। सही कहा। सोने का प्रदर्शन तो हम देख ही चुके हैं। पिछले 5 सालों में सोना $1,600 प्रति ऑन्स से बढ़कर लगभग $4,000 तक पहुंच गया है। ये तो 150% की सीधी बढ़त है। जी, लेकिन इन स्रोतों में चांदी को लेकर एक खास तरह का उत्साह दिखता है। हाँ, ये दिलचस्प है। ऐसा क्यों है? सोना तो हमेशा ज्यादा चर्चित रहता है। क्योंकि चांदी में एक दोहरी कहानी छिपी है। एक तो ये कि 2011 से देखें तो सोना 100% से ज्यादा बढ़ा है, जबकि चांदी सिर्फ 40%। तो एक तरह से वो सोने से पीछे रह गई है। तो अब वो गैप भर रही है। हाँ, लेकिन असली वजह उसकी दूसरी भूमिका है। सोना सिर्फ एक कीमती धातु है, लेकिन चांदी एक औद्योगिक धातु भी है। औद्योगिक धातु मतलब?
मतलब ये कि आज की नई तकनीक को चांदी की सख्त जरूरत है। जैसे कि हर सोलर पैनल में चांदी लगती है, हर इलेक्ट्रिक कार में चांदी लगती है, एआई चलाने वाले हर डेटा सेंटर के सर्वर में चांदी का इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो एक तरफ ये सोने की तरह पैसे की वैल्यू को बचाती है और दूसरी तरफ इसकी मांग इंडस्ट्री में तेजी से बढ़ रही है। और क्या आंकड़े इस कहानी को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, 2024 से अब तक चांदी की कीमत लगभग 100% बढ़ी है, लेकिन जो कंपनियां चांदी की खदान चलाती हैं, उनके स्टॉक 200% तक बढ़ गए हैं। दुगना रिटर्न। हाँ, अक्सर धातु की कीमत से ज्यादा फायदा उन कंपनियों को होता है जो उसे जमीन से निकालती हैं। और फिर तांबे का जिक्र है, डॉक्टर कॉपर। आज इसकी कहानी में क्या नया है? आज इसकी कहानी सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि भविष्य की तकनीक से जुड़ी है। कुछ उदाहरण देखिए। बताइए। एक सामान्य पेट्रोल कार में लगभग 20 किलो तांबा लगता है। ठीक है। लेकिन एक इलेक्ट्रिक कार में 80 किलो तांबा लगता है। 4 गुना ज्यादा। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। और ये तो कुछ भी नहीं, एक एआई डेटा सेंटर बनाने में सिर्फ एक 10,000 टन तांबा लगता है। 10,000 टन। और गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां ऐसे सैकड़ों नए डेटा सेंटर बना रही हैं। फिर हरित ऊर्जा है, सोलर और विंड एनर्जी। हाँ, उस पर खर्च 2030 तक आज के 1.2 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 4.8 ट्रिलियन डॉलर सालाना हो जाएगा। इन सब में तांबे की जरूरत है, लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या? मांग आसमान छू रही है, लेकिन सप्लाई वो सीमित है। नई तांबे की खदानें खोजना मुश्किल हो गया है। और एक खदान शुरू करने में भी तो वक्त लगता है। बहुत वक्त, 7 से 10 साल। नतीजा 2024 से तांबे की कीमतें 30% से ज्यादा बढ़ी हैं। लेकिन फिर वही पैटर्न, तांबा खनन करने वाली कंपनियों के स्टॉक 50% से 100% तक उछल गए हैं। तो ये एक पूरा चक्र है। एआई और हरित ऊर्जा की क्रांति तांबे और चांदी की मांग बढ़ा रही है, और ये सब तब हो रहा है जब कैश की कीमत गिर रही है। अब बात करते हैं एआई की, जो इस सब के केंद्र में है। स्रोत इसे सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि दौलत बनाने का एक नया तरीका बता रहे हैं। ये कितना तेज है, इसकी रफ्तार को समझने के लिए एक तुलना सबसे अच्छी है। 10 लाख यूजर्स तक पहुंचने में नेटफ्लिक्स को 3.5 साल लगे थे। 3.5 साल? फेसबुक को 10 महीने लगे थे। और चैट जीपीटी? सिर्फ 5 दिन। 5 दिन? ये तो दिमाग घुमा देने वाला है। ये सामान्य विकास नहीं है, ये एक विस्फोट है। और इसका आर्थिक असर कितना बड़ा हो सकता है? अनुमान है कि 2030 तक एआई अकेले वैश्विक अर्थव्यवस्था में 15.7 ट्रिलियन डॉलर जोड़ सकता है। 15.7 ट्रिलियन। ये आज की चीन और भारत की कुल अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा अवसर इस बात में छिपा है कि आज सिर्फ 4% कंपनियां ही सही मायने में एआई का इस्तेमाल कर रही हैं। मतलब 96% तो अभी मैदान में उतरी भी नहीं है। एग्जैक्टली। और जब कंपनियां एआई अपनाती हैं तो होता क्या है? उनकी लागत 50% तक कम हो जाती है और उनका उत्पादन दुगना हो सकता है। और ये जो अतिरिक्त मुनाफा होता है वो सीधे शेयर होल्डर्स के पास जाता है। बिल्कुल। एआई सिर्फ नई चीजें नहीं बना रहा, ये पुरानी नौकरियों की जगह ले रहा है, प्रक्रियाओं को स्वचालित कर रहा है। और ये सब वापस कमोडिटीज से कैसे जुड़ता है? आपने एआई डेटा सेंटर्स का जिक्र किया था। हाँ, ये कनेक्शन बहुत जरूरी है। एआई को चलाने के लिए भारी मात्रा में बिजली चाहिए। एक चैट जीपीटी सवाल का जवाब देने में गूगल सर्च से 10 गुना ज्यादा ऊर्जा लगती है। 10 गुना? सोचिए, जब अरबों लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो कितनी बिजली लगेगी। और ये सारी ऊर्जा कहाँ से आएगी? ज्यादातर नवीकरणीय स्रोतों से, सोलर और विंड से, जिसके लिए फिर से तांबे और चांदी की जरूरत पड़ेगी। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। चलिए अब तीसरी बड़ी शक्ति पर आते हैं, जो शायद सबसे विवादास्पद है, क्रिप्टो। स्रोत मानते हैं कि ये जोखिम भरा है, लेकिन वो तर्क देते हैं कि 2024 में कुछ ऐसा बदला है जिसने खेल को पूरी तरह से बदल दिया। क्या बदला है? एक शब्द में कहूं तो संस्थागत पैसा। मतलब बड़े बड़े फंड्स का पैसा? हाँ, दशकों तक क्रिप्टो सिर्फ आम और छोटे निवेशकों का खेल था। बड़े बैंक और पेंशन फंड इससे दूर रहते थे। लेकिन 2024 में ब्लैक रॉक, जो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसने एक बिटकॉइन ईटीएफ लॉन्च किया। एक मिनट, यहाँ मुझे रोकिए। ये ईटीएफ क्या होता है और ब्लैक रॉक के ऐसा करने से इतना बड़ा फर्क क्यों पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आसान भाषा में, पहले अगर किसी को बिटकॉइन खरीदना होता था तो उसे एक अलग क्रिप्टो एक्सचेंज पर जाकर वॉलेट बनाकर, मतलब बहुत सारे तकनीकी झंझटों से गुजरना पड़ता था। हाँ, वो मुश्किल लगता था।
ETF एक तरह का पैकेज है जिसे आप अपने सामान्य स्टॉक मार्केट अकाउंट से खरीद सकते हैं, जैसे आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं। अच्छा, तो ये आसान हो गया। आसान, सुरक्षित और वैध। ब्लैक रॉक के आने का मतलब है कि उन्होंने इस प्रक्रिया को बड़े निवेशकों जैसे पेंशन फंड के लिए स्वीकार्य बना दिया है। तो अब वो पैसा भी क्रिप्टो में आ सकता है जो अब तक किनारे खड़ा था। बिल्कुल। अमेरिका में पेंशन फंड के पास लगभग $9 ट्रिलियन हैं। अगर उसका सिर्फ 1% भी क्रिप्टो में आता है तो वो $90 बिलियन की नई मांग पैदा करेगा। और जब इतना पैसा एक सीमित संपत्ति के पीछे भागता है तो कीमतें तेजी से बढ़ती हैं। यही वजह है कि कुछ अनुमानों के अनुसार बिटकॉइन की कीमत 2030 तक $3 लाख तक जा सकती है। लेकिन क्रिप्टो से भी बड़ा एक और विचार है जिसका जिक्र इन स्रोतों में है, टोकनाइजेशन। इस सुनने में बहुत तकनीकी लगता है, इसका क्या मतलब है? ये असल में एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली विचार है। इसका मतलब है वास्तविक दुनिया के किसी भी संपत्ति को, जैसे कोई घर, हाँ, कोई घर, कोई पेंटिंग या किसी कंपनी का हिस्सा को ब्लॉकचेन पर छोटे-छोटे डिजिटल हिस्सों या टोकन में बदलना। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए लंदन में $1 मिलियन की कोई प्रॉपर्टी है। आज अगर उसे बेचना है तो आपको एक ऐसा खरीदार ढूंढना होगा जिसके पास $1 मिलियन हो, जो बहुत मुश्किल है। लेकिन टोकनाइजेशन के जरिए आप उस प्रॉपर्टी के 1 मिलियन डिजिटल टोकन बना सकते हैं, हर टोकन $1 का। अब दुनिया में कोई भी व्यक्ति सिर्फ $100 में उस प्रॉपर्टी के 100 टोकन खरीद सकता है। तो इसका मतलब है कि भविष्य में मैं दिल्ली में बैठकर दुबई के किसी स्काईस्क्रेपर का एक छोटा सा हिस्सा भी खरीद सकूंगी। बिल्कुल। इसने रियल एस्टेट जैसी चीजों को, जो पहले सिर्फ अमीरों के लिए थी, सबके लिए खोल दिया है। और इस बाजार के बढ़ने की संभावना कितनी है? आज $100 बिलियन से भी कम की संपत्ति टोकनाइज की गई है। 2030 तक ये आंकड़ा $16 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। 16 ट्रिलियन? ये 1600 गुना की बढ़ोतरी है। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 विशाल शक्तियां हैं, लेकिन स्रोत एक चेतावनी भी देते हैं कि ज्यादातर लोग इस बड़े अवसर से चूक जाएंगे। वे ऐसी क्या गलतियां करते हैं? स्रोतों के अनुसार लोग अक्सर 3 तरह की रणनीतियों में फंस जाते हैं। पहली है बहुत धीमी रणनीति, जैसे सिर्फ रियल एस्टेट, सुरक्षित पर धीमी। हाँ। दूसरी है बहुत महंगी रणनीति, जैसे हलाल मैनेज्ड फंड, जो हर साल 1-2% की भारी फीस लेते हैं और महंगाई को मुश्किल से ही मात दे पाते हैं। सही कहा। और तीसरी है बहुत जोखिम भरी रणनीति, जैसे बिना किसी रिसर्च या सिस्टम के कोई भी स्टॉक या क्रिप्टो खरीद लेना। इन सब में एक चीज की कमी है, एक सिस्टम। तो इन स्रोतों में इसका क्या समाधान बताया गया है? स्रोत एक समाधान का प्रस्ताव करते हैं जिसे वे डायनामिक इन्वेस्टिंग सिस्टम कहते हैं। उनके अनुसार ये एक सरल 4 चरणों वाला शरिया अनुपालन ढांचा है, जिससे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है बिना किसी वित्तीय अनुभव के। हाँ, ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या खरीदना है, बल्कि ये भी सिखाता है कि कब खरीदना है और सबसे जरूरी कब बेचना है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। क्या स्रोतों में इसके सफल होने का कोई सबूत भी दिया गया है? हाँ, स्रोत दावा करते हैं कि इस सिस्टम ने जुलाई 2022 में एनवीडिया की पहचान की थी, जब वो सिर्फ $15 पर था, जो बाद में $210 तक पहुंच गया। वाओ! लेकिन एक उदाहरण काफी नहीं है। वे ये भी कहते हैं कि इस सिस्टम ने पिछले 20 महीनों में ऐसे 20 स्टॉक ढूंढे जो दोगुने या उससे भी ज्यादा बढ़े। लेकिन ये समझना जरूरी है कि कोई भी सिस्टम गारंटी नहीं देता। बिल्कुल, जोखिम हमेशा रहता है। तो जो लोग इस सिस्टम के बारे में और जानना चाहते हैं, उनके लिए स्रोत क्या सुझाव देते हैं? स्रोत एक लाइव सत्र के लिए निमंत्रण देते हैं, जो सुल्तान करीम के साथ शनिवार 7 फरवरी को होगा। वहां इस सिस्टम के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। और वो इसे एक तरह से आखिरी बड़ा अवसर बता रहे हैं। हाँ, उनका कहना है कि 5 साल की दौलत बनाने की खिड़की अब बंद हो रही है। चलिए तो आज की इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समझते हैं। 3 विशाल लहरें हैं। पहली, पैसा अपनी कीमत खो रहा है। दूसरी, एआई और हरित ऊर्जा की क्रांति कमोडिटीज की मांग को आसमान पर पहुंचा रही है। और तीसरी, बड़े निवेशकों के आने से क्रिप्टो और टोकनाइजेशन एक बहुत बड़ा बाजार बन रहा है। और कुछ आंकड़े हैं जो दिमाग में रह जाते हैं, जैसे कैसे 10,000 पाउंड कैश 5 साल में 7,180 पाउंड रह गए, जबकि सोने में वही पैसा 25,000 पाउंड बन गया। या फिर टोकनाइजेशन बाजार में 160 गुना बढ़ने की संभावना। ये सिर्फ संख्याएं नहीं है। नहीं, ये इस बात का सबूत है कि दौलत का एक बहुत बड़ा हस्तांतरण हो रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इस पूरी चर्चा को सिर्फ पैसे से आगे ले जाते हैं, वे इसे एक नैतिक जिम्मेदारी से भी जोड़ते हैं। हाँ,
वे इसे वर्तमान मुस्लिम पीढ़ी के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि उनके पास अपने परिवारों और समुदाय के लिए एक विरासत बनाने का अवसर है। या फिर वे बहाने बना सकते हैं। उनका तर्क है कि यह पहली पीढ़ी है जिसके पास हलाल तरीके से निवेश करने के लिए ऐसे वैश्विक अवसर और उपकरण मौजूद हैं। और एक सीधी कड़वी बात जो कही गई है वो ये है कि कोई भी आपके लिए आपकी दौलत बनाने नहीं आ रहा है। बिल्कुल, ना सरकार ना कोई कंपनी, ये जिम्मेदारी हर व्यक्ति की अपनी है। और ये हमें आज की चर्चा के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर लाता है। बताइए। इन स्रोतों में गहरा संबंध दिखाया गया है, कैसे एआई जैसी एक अमूर्त डिजिटल तकनीक का मूल्य तांबे जैसी एक मूलभूत भौतिक वस्तु से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, जैसे जैसे हमारी दुनिया और ज्यादा डिजिटल होती जा रही है, भविष्य में और कौन सी भौतिक संपत्तियां हो सकती हैं जो अप्रत्याशित रूप से महत्वपूर्ण बन जाएंगी।